नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। विपक्ष की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस कई मौकों पर साबित कर चुकी है। देश भर में कांग्रेस नक्कालों की पार्टी बन गई है। खासतौर से कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया के बयान से ये साफ हो जाता है, जहां अब वो कन्नड़ का माहौल बनाने पर जोर दे रहे हैं। लोगों से भाषा सीखने और डेली इसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक के बने सभी प्रोडक्ट की लेबलिंग भी कन्नड़ भाषा में होगी। वहीं वक्फ बोर्ड के दावों पर भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार बैकफुट पर है। 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और वक्फ बोर्ड बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर सकता है, जिससे विपक्ष परेशान है। इधर पटाखों पर केजरीवाल के बयान ने उन्हें फंसा दिया है, जिसकी फजीयत से बचने के लिए वो पत्नी के संग हनुमान मंदिर पहुंचे। वहीं घाटी में आतंकी हमलों पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि उमर सरकार बनी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कैसे जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फंसा है विपक्ष, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कर्नाटक में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से गिरी है, ना सिर्फ वक्फ, क्योंकि 25 नवंबर से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। देखिए, जिस पार्टी के पास कोई विचारधारा ना हो, नेताओं की आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग ना हो, एक नेशनल पार्टी वो एक किसी सड़क छाप पार्टी की तरह केरल में कुछ और, तमिलनाडु में कुछ और, मुंबई में कुछ और, तो हिमाचल में कुछ और, बिहार में कुछ और, जब वैचारिक दृष्टि से उसका कोई नेशनल कैरेक्टर ही नहीं बचा, जिसका लीडर ही हर स्टेट में जाकर के झूठ बोलता हो, खटाखट करता हो, तो वहां इस तरह की त्रुटियां, इस तरह के विरोधाभास, इस तरह का कंट्राडिक्शन वो होगा। और ये कंट्राडिक्शन किस तरीके का है भाई? बेंगलोर मैंने कुछ लोगों को फोन किया, उन लोगों को फोन किया जो लोग कह रहे थे कि नहीं बीजेपी की सरकार बड़ी भ्रष्ट है, बदलाव इस बार होगा, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, अब वही गालियां दे रहे हैं। पे कमीशन खासतौर से जो अभियान भी छेड़ा गया था चुनाव, वो जाने दीजिए, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूं, लोग जो चीटेड फील कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस। इट इज नॉट ओनली वक्फ बोर्ड। सरकार बनती है, आपको मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिलता है। पहले ये जो मुस्लिम वोट जो है वो जेडीएस के पास ज्यादा होता था, कांग्रेस के हिस्से में भी आता था, लेकिन जेडीएस के पास जाता था। और आप देखिए कि चुनाव खत्म हुआ नहीं, जेडीएस ने कहा कि चलो साथ में रहेंगे, लोकसभा में साथ में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको लग गया ये सेकुलरिज्म का ढिढोरा पीटते पीटते से क्या फायदा है, जो हमारे जगह पे जहां हमारा गढ़ हुआ करता था वहां मुसलमानों ने वोट नहीं किया। मतलब मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, ऐसे नहीं दिया, सरकार बनते ही ब्लैकमेल करना शुरू हुआ। मुस्लिम संगठन जो प्रायोजित पीएफआई के लोग वो सामने आए, उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर बनाओ मुसलमान को, बोले नहीं अभी नहीं बना सकते। सरकार ने फटाफट खटाखट वादे तो पूरे किए नहीं खटाखट वाले, लेकिन क्या क्या वादा पूरा कर दिया। आपने अपना पहला डिसीजन ये लिया कि कर्नाटक के अंदर जो गौवंश, उसके मीट को, बीफ को बैन कर रखा था बीजेपी ने, उसको कहा भाई खोल सकते हो, खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं। फिर आपने कहा टीपू सुल्तान की जय हो, टीपू सुल्तान के ऊपर जो फेस्टिवल है उसके ऊपर सारा। फिर आपने फैसला दिया, और फैसला ऐसा भी कि ये जो हिजाब पहन करके क्लास में बच्चियां स्कूल जा रही थी, जिसको मना किया गया था, उस आदेश को बर्खास्त किया गया। और आप देखिए उस टीचर को प्राइज मिल रहा था, प्रिंसिपल को उस स्कूल के। मालूम चला कुछ मुस्लिम संगठन के लोग चले गए कि तो वही प्रिंसिपल है जिसने नकाब को बैन लगाया था, उसको नाम विड्रॉ किया गया। दीज आर द काइंड्स ऑफ ब्लैकमेलिंग। वहां का हिंदू समाज फील कर रहा है। कहां है वो कांग्रेस की दलाली करने वाले, गेरुआ वस्त्र पहन करके, टोपी पहन करके बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहे थे?
सब सटक गए अंदर, चेहरा नहीं दिखाते मीडिया में, क्योंकि लोग अब थूक रहे हैं इनके ऊपर। ये क्या करवा दिया तुमने? लिंगायत समुदाय के खासतौर से जो सब हो गया टाटा फिस इन लोगों की। अभी वक्फ बोर्ड का मसला आया है। भाई वक्फ बोर्ड के साथ हो या साथ नहीं हो, ये फैसला कर लो। वक्फ बोर्ड 1500 एकड़ जमीन किसानों की हड़प ले, यह आदेश सरकार दे रही है। मतलब आप किसानों के साथ नहीं हो। और जब मसला उबलता है, इनको लगा रहे ये राहुल बाबा जाकर के कैसे करेंगे, कैसे किसान छाती पीटेंगे, ये अन्नदाता, ये तो बीजेपी वाले बार बार फिर घुमाएंगे कि तुमने मुसलमानों के चक्कर में किसानों को जो है कि जमीन छीन ली। तब कैसे चलेगा प्रपंच? तो एक दिक्कत वहां, कारण क्या है? अभी तक कांग्रेस पार्टी ये खुल के नहीं आकर के बोल रही है कि किस मुद्दे के ऊपर हमारा क्या स्टैंड होगा। तो फिर आपका क्या हो रहा है? आप जब सब कुछ तरफ से आपको लात पड़ रही है, तो आप कन्नडिगा का इशू जो है उठाना शुरू कर दे रहे हैं आप। तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा को ढाल बनाया जा रहा है सिर्फ वक्फ बोर्ड से ध्यान भटकाने के लिए? नहीं, ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है। कन्नड़ का जो इशू उठाया गया है और जिसमें सारे प्रोडक्ट में नाम होना चाहिए कन्नड़ भाषा में। कल कहोगे कि कन्नड़ में ही सारे पोस्टर होना चाहिए, बैनर होना चाहिए, दुकानों के नाम के आगे लगाओ। दुकान सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में तो हो ही नहीं सकता, इंग्लिश में हो और कन्नड़ में हो। ये जो पूरी तरीके से कन्नड़ करने की बात कांग्रेस करने लगी या सिद्धारमैया करने लगे और बोल रहे हैं कि हम वो सोसाइटी के अध्यक्ष रहे थे जो कन्नड़ को प्रमोट कर रहा था। कन्नड़ को प्रमोट करने से किसी ने रोका है? कोई स्थानीय भाषा या मदर टंग जिसका भी है, उसके प्रमोशन से किसी ने किसी को नहीं रोका। लेकिन आप प्रमोशन के बदले दूसरे को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। ये अभी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसको बंद सोसाइटी कहा जा सकता है। इसी के नेता लोकसभा चुनाव से पहले डीके शिव कुमार का भाई डीके सुरेश, जो सांसद हुआ करता था, पिछली बार हार गया, और उस डीके सुरेश ने क्या कहा था? कर्नाटक का संसाधन दूसरे जगह पर उपयोग हो रहा है। अगर हमारी हिस्सेदारी सही तरीके से नहीं मिलती है तो कर्नाटक को विद्रोह करना चाहिए। मतलब विद्रोह का मतलब क्या? विद्रोह का मतलब पंजाब में जैसे खालिस्तानी करता है कि हमको एक अलग देश बनना चाहिए, हम अलग हो जाए हिंदुस्तान से। ये स्थिति पहले से ही ये पूरे के पूरे उस क्षेत्र में रही है, साउथ इंडिया के अंदर। ये बड़ा आंदोलन चला था और ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं चला था। ये आंदोलन रुक इसलिए गया क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तमिलों का वर्चस्व हो रहा है, तो हमारे लिए अलग राज्य चाहिए और कर्नाटक अलग चाहिए। तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम के बीच जब बटा तो इन लोगों ने वो मांग द्रविड़ प्रदेश की खत्म कर दी। लेकिन अब कांग्रेस, जो कि पहले हिंदू सोसाइटी को बांट रही है, किस आधार पर? कि जातियों में बांटो, जाति सर्वेक्षण होने चाहिए, जाति आधार पर रिजर्वेशन को और बढ़ाना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसी को उतनी भागीदारी देनी चाहिए। अब हिस्सेदारी अगर किसी भी जाति को, यहां हिंदुस्तान के अंदर अगर देखा जाए 6000 से ज्यादा जातियां हैं हिंदुओं के अंदर, और 6000 से ज्यादा जातियों में कोई कोई जाति ऐसे है जो 0.005% है, तो उसकी हिस्सेदारी कुछ नहीं होनी चाहिए। यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। इसलिए अब इन लोगों ने देश को तोड़ने की साजिश करने शुरू कर दी। कर्नाटक में आंदोलन अगर कन्नड़ के नाम पर उठे और फिर वहां पर खालिस्तानियों की तरह सेपरेटिस्ट लीडर पैदा हो जाए, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कर्नाटक में वही होगा राहुल गांधी और सिद्धारमैया। इन लोगों ने जैसे देश को बांटने की कोशिश की है। यह ग्लोबलाइजेशन का दौर है और उसमें भी हिंदुस्तान के अंदर की बात आप कर रहे हो कि अगर केंद्र सरकार के कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई बाहर की कंपनी हो, प्राइवेट प्रोडक्ट हो, सब में लिखा होना चाहिए। अगर लिखा होना चाहिए कोई हिमाचल में प्रोडक्ट बन रहा है और वहां उसे उस समय तक पता नहीं है कि इसकी सप्लाई बिहार में होगी, बंगाल में होगी, उड़ीसा में होगी या फिर कर्नाटक में होगी,
और वहां जो कर्नाटक में बैठे हुए होलसेलर है वो कोई प्रोडक्ट वहां लेकर जाता है उस कंपनी से, उस पर कन्नड़ में लिखाने के लिए पहले देना पड़ेगा कि मुझे 5000 प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसमें इंग्लिश के साथ कन्नड़ में लिखो। ये स्पेसिफिकेशन करना, इसका मतलब है कि वहां के उद्योग धंधे को, सप्लायर को बिल्कुल डीमोटिवेट करना है। इसी बात पर कुछ समय पहले से वहां 3-4 लोगों ने आवाज उठाई थी कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पूरी तरीके से बेरोजगारी इसलिए पैदा की है क्योंकि यहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो इन लोगों के काम करने के तरीके हैं, उससे कंपनियां यहां से भाग रही है। अब कंपनियां अगर बेंगलुरु से भागेगी तो फिर इन लोगों के लिए वहां पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो तरीका इन लोगों ने सामान्य लोगों को बरगलाने का बनाया है, इसका मतलब है कि समाज तोड़ने के साथ अब देश तोड़ने की राह पर कांग्रेस चल पड़ी है। समाज के साथ साथ देश तोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन केजरीवाल जो है वो क्या कर रहे हैं? वो तो बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, अब हनुमान जी की शरण में फिर पहुंच गए। देखिए, केजरीवाल इज अ पैथोलॉजिकल लायर। छठ पूजा सिर पे है, यमुना में फिर वो झाग, वो फेन जो है वो नजर आ रहा है। ठीक बयान मैंने सुना, बोले इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये यूपी वालों की गलती है। पॉल्यूशन चल रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये हरियाणा वालों की गलती है। पराली जल रहा है पंजाब में, गलती किसकी है? हरियाणा वालों की है। तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तो कुछ करता नहीं जी, मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता, मैं तो सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार करता हूं, उसके अलावा मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जूते पड़ते हैं तो फिर ये नई नई बातें शुरू कर देता है। अब हुआ ये कि ये पता नहीं किसको इंप्रेस करने के चक्कर में और क्या, इसने दीपावली के एक दिन पहले अपील कर दी कि आपसे गुंजाइश है कि पटाखा मत चलाइएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, मतलब मैं जीवन में मैं पटाखा नहीं चलाता था। इस केजरीवाल ने ये रिक्वेस्ट किया, ये अपील कर दी और सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया और ये मालूम चला कि गोपाल राय उसने 350 टीमें बनाई है कि दिल्ली में जो जो पटाखा फोड़ेगा उसको जाकर के धरपकड़ किया जाएगा। अरेस्ट कर लिया है, कई लोगों को अरेस्ट किया है। हाँ, करते रहो, पूरी दिल्ली को अंदर डाल दो, सारी दिल्ली को अंदर डाल दो। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को चिढ़ाने के लिए लोगों ने पटाखे फोड़े उसके विरोध में। और जब छत पे तो गया होगा, खबर तो आई होगी, वीडियो सोशल मीडिया में हर जगह चल रहा था कि किस तरीके से केजरीवाल की बज रही है। वहां पे इसको गलती रियलाइज हुआ कि तो मिस्टेक हो गया। सोशल मीडिया पे बहुत सारा वो ट्रेंड चल रहा था कि एंटी हिंदू केजरीवाल, तो उसने कहा कि तो मिस्टेक हो गया। तुरंत अपनी पत्नी को कहा कि भाई तैयार हो जाओ, निकालो मेरा वही पुराना वाला शर्ट, एक ओवर साइज वाला ब्लू रंग का, और तुम भी पहनो कोई सूट, और चलते हैं सीधे बजरंगबली के पास और मीडिया वालों को बुला लेते हैं। वो हो जाएगा कि भाई देखिए हम हनुमान भक्त हैं। अरे गजब, हनुमान भक्त हो तुम। प्रभु श्री राम की घर वापसी के ऊपर जब वो अयोध्या पधार रहे हैं तो सबसे ज्यादा खुश तो हनुमान जी हुए थे, और तुम उस त्योहार में विघ्न डालने का काम कर रहे हो। हनुमान जी भी तुम्हारा हिसाब किताब कर देंगे। ये सेलिब्रेशन जो है वो प्रभु श्री राम के लिए हो रहा है, और तुम उसमें विघ्न डालोगे तो हनुमान जी तुमको आशीर्वाद देंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही जेल गए तुम, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही जेल के अंदर तुम इतने दिन पड़े रहे। इसलिए हनुमान जी का बहाना मत चलाना। अब ये सारी चीजें हो गई, चलिए भाई ये सब कुछ हो गया। अब दिक्कत क्या है कि ये जो केजरीवाल है इसकी साख इतनी खत्म होती चली जा रही है और बार बार इससे उस तरह की गलतियां हो रही है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा पासा फेंके कि जो सही सही इस बार। दिक्कत क्या है कि लोगों ने इसके बातों पे भरोसा करना बंद कर दिया है, और ये दिक्कत
अगले 2 महीने 3 महीने तक चलता रहा तो केजरीवाल साहब अगले चुनाव में तो पूरी तरीके से निपट ही जाएंगे। बिल्कुल, लोगों का भरोसा जीतकर ही उमर अब्दुल्ला ने घाटी में अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस बीच जो आतंकी हमले हुए हैं और फारूक अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया है वो उनकी बौखलाहट को दिखा रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने लोगों का भरोसा नहीं जीता, मुस्लिम लोगों का भरोसा जीता। ये दोनों में अंतर है। उमर अब्दुल्ला ने भरोसा घाटी के क्षेत्र का जीता, जम्मू के क्षेत्र के लोगों का नहीं जीता। और जम्मू के क्षेत्र और घाटी के क्षेत्र के बीच अंतर है, नैरेटिव का अंतर है, सोच का अंतर है, उनके मुद्दों का अंतर है। इसलिए उमर अब्दुल्ला सिर्फ घाटी की बात करते हैं और इतने दिनों से लगातार घाटी की ही बात कर रहे थे। पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए मांग क्या जम्मू के लोग ज्यादा कर रहे हैं कि कश्मीर की घाटी के क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। और इस बीच जब उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी और उस सरकार बनने के बाद इन्होंने पहले ही कैबिनेट में रिजोल्यूशन पास करवा दिया, नहीं अब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग होनी चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दिल्ली आकर उन्होंने लिफाफा दिया हर जगह पर कि देखो भाई अब आगे पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए हंगामा करेंगे। लेकिन इस बीच जितनी घटनाएं घटी, 15 दिन के अंदर 5-5 हमले हुए। और वो हमले किन लोगों पर हो रहे हैं? जिसके बारे में तुमने उलूल जुलूल बातें, जिसके खिलाफ बातें की थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो आरोप तो आपके ऊपर लगेगा। लेकिन इस आरोप के बीच अब लगा कि ये तो मामला फंस चुका है। मामला इसलिए फंसा क्योंकि एलजी ने भी बोल दिया, राम माधव जो वहां पर चुनाव के प्रभारी हुआ करते थे उन्होंने भी बोल दिया पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इसके लिए उचित समय की जरूरत है। हमने वादा ये नहीं किया था कि सरकार बनते तुरंत दे देंगे, तो आगे स्थितियां और अनुकूल होने दीजिए। अब इस बीच जो घटनाएं घट रही है उसमें आरोप लग रहा है कि जैसे ही उमर की सरकार बनी और उसके बाद मनोबल जैसे बढ़ने लगा, तो मनोबल बढ़ेगा तो लोग हंगामा करेंगे। अब मनोबल बढ़ा किसका? पाकिस्तान परस्तों का। जो हमले हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी मेड जो हथियार है उसके सेल मिल रहे हैं, कारतूस मिल रहे हैं। लोग वहां के आतंकी संगठनों से संपर्क बता रहा है, लोकल लीडर उसका सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे रिपोर्ट जब एलजी के पास आए, क्योंकि एलजी ने लगातार बैठक की, वहां नवीन प्रभात के साथ बैठक की जो डीजीपी हैं, उन्होंने अटल डुल्लू के साथ बैठक की जो चीफ सेक्रेटरी हैं, और फिर आर्मी के 2 एजेंसियों के साथ बैठक की, उनके ऑफिसर जाकर सारे सबूत दिए। और ये सारे सबूत इशारा कर रहा है कि अब फिर से लोकल सपोर्ट शुरू हो गया है आतंकियों को। तो ये सारी परेशानियां जब आई तो आरोप किस पर लगाएगा? तो फारूक अब्दुल्ला सामने आ गए कि नहीं नहीं, ये हमले हो रहे हैं जो उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करने के लिए हो रहे हैं, ये उसकी सरकार खत्म करने के लिए, बर्खास्त करवाने के लिए हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं एजेंसियों पर शक जाता है। ये इंडी अलायंस के लोग हैं, गुपकार गैंग के लोग। इन लोगों ने तो पहले भी यही नैरेटिव चलाया था कि पुलवामा में अटैक किसने करवाया? मोदी ने करवा दिया चुनाव जीतने के लिए। यही अवधारणा इनके पास है और इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को ही फंसाया है। जिस तरीके की स्थितियां जम्मू कश्मीर में चल रही है, अब ज्यादा दिनों तक इन लोगों का वो एजेंडा नहीं चलेगा जो पहले से चला रहे थे। सरकार वैसे ही रहेगी, कंट्रोल एलजी का ही रहेगा, दिल्ली और राजभवन से ही सरकारें चलेगी। ये अपना डेवलपमेंट का छोटा मोटा काम देखने के लिए सीएम बने रहे। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला का एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कांग्रेस का खटाखट जब से फ्लॉप हुआ है उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। शायद यही वजह है कि अब कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को ढाल बनाया जा रहा है। वहीं वक्त पर भी विपक्ष की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली में केजरीवाल की सियासत कुंद पड़ चुकी है तो घाटी में उमर सरकार अपने पहले टेस्ट में फेल हो गई है। यानी देश में विपक्ष ऑलवेज बेदम। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।